आदाब, नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फारसी अदब की एक जानी मानी शख्सियत रेहाना खातून, जिनको कई अवार्ड से नवाजा गया है। पद्मश्री से नवाजा गया है, प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है, अल बैरूनी अवार्ड जो कि ईरान का अवार्ड है उनसे भी उन्हें नवाजा गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेहाना जी, फारसी अदब अपने आप में एक बहुत बड़ा अदब है, इसके लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है, कैसा महसूस कर रही हैं? जिस वक्त सुबह के 9:30 बजे मुझे फ़ोन आया, और वो भी मेरे हस्बैंड के टेलीफोन पर आया था, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उनको अवार्ड दिया गया है। तो और मैं तो एकदम खुशी से उछल पड़ी पहले, उसके बाद फिर इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। समझ में नहीं आया कि क्या कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन इतनी खुशी हुई है कि मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और मेरे वालिद का ख्वाब, मेरा अपना ख्वाब, मेरे घर वालों का ख्वाब कि मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, तो वो मेरा पूरा हुआ। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ और जितना मैं लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँ जिसने मेरे काम को एंटरटेन किया और मुझे इस काबिल समझा, मेरे काम को इस काबिल समझा कि मुझे अवार्ड से सरफराज किया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। इतने फ़ोन आ रहे हैं सबके, और इतने खुशी से वो लोग कह रहे हैं हम दूर हैं, वो लोग अमेरिका में हैं तो दूर हैं, लेकिन हम समझो तुम्हारे साथ हैं। और इस वक्त खुशी का मौका है, बेहद खुशी। बहन अलीगढ़ से ही आई हैं। बहुत आपकी जो खुशी है वो आपकी आंखों से नजर आ रही है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इस मुल्क के लिए कहा जाता है कि यहाँ कुछ कदम चलने के बाद पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, जुबान चेंज होता जाती है। ऐसे मुल्क में आपने फारसी को चुना, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किन चुनौतियों का सामना किया है, कितना मुश्किल भरा रहा है आपके लिए सफर? मेरा ख्याल है कि जिनके घरों में इस तरह का माहौल नहीं होता है उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ को समझने के लिए एक कम से कम 3 जनरेशन का पढ़ा हुआ होना ज़रूरी होता है। मेरे फादर फ़ारसी दुनिया के बड़े जाने माने हस्ती थे। मुझे घर से ये जो तशवीक़ मिली, मुझे पैशनेट हुई मैं वो। और सबसे पहले उनके एक वाक़े ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया कि मेरी वालिदा का ऑपरेशन था और वो ऑपरेशन थिएटर में थी और मेरे वालिद बैठे हुए बाहर अपनी किताब पूरी कर रहे थे। तो मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। ये पैशन था उसके। फिर उन्होंने कुछ मुझे जब एमए में मैं दाखिला लेने वाली थी तो इस तरह से मुझे कहा कि ये मेरा असासा है और मेरे असासे को कौन देखेगा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। तो ये जो जुमला था उनका कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम फ़ारसी में कर लो, तो उसको मैंने अपने लिए एक चैलेंज की तरह कबूल किया। और फिर मैंने अपनी वाकई जिसको कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी उसी के लिए लगा दी। मैं 18 घंटे रोज़ काम करती हूँ। अगर मैं 24 घंटे भी काम करती हूँ, मेरे माथे पे शिकन नहीं पड़ती है कि मैं थक चुकी हूँ। यानी ये काम नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत है और जिसके नतीजे आपके सामने हैं। रेहाना जी, से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम सपोर्ट की बात करें, घर वालों की सपोर्ट की बात करें, आपके कलीग्स की सपोर्ट की बात करें, जब ऑफ द कैमरा हम बात करें तो आपने कहा कि आपके घर वालों का बहुत सपोर्ट मिला, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, घर वालों का सपोर्ट तो सबसे पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एमए कर रही थी या बीए कर रही थी तो मुझे मेरे फादर पढ़ाते थे, मेरे वालिद पढ़ाते थे। और जब कुछ काम मैं करती थी तो मैं अपने वालिद को ही दिखाती थी, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए वही एक सेंटर थे। और फिर वो मेरा काम चेक करते थे, देखते थे। मैंने मकाले यानी पेपर्स वगैरह जो हैं लिखना शुरू कर दिया था जब मैं एमफिल कर रही थी, तो वो अच्छे रिप्यूटेड जर्नल्स में शाया हुए। फिर उनकी वजह से शाया हुए, जब वो भेजते थे, इंट्रोड्यूस करते थे कि भाई ये इस तरह से यहाँ स्टूडेंट है या कुछ भी। अब मैंने ज़्यादातर तालीम तो अपनी प्राइवेट की है, तो मेरे फादर मेरे साथ लगे रहते थे, बहुत मेरी मेहनत की उन्होंने। यानी कि पूरा सपोर्ट आपको अपने घर वालों से हासिल था। और फिर उसके शादी होने के बाद जाहिर सी बात है कि जब मैं अपने शौहर के घर आ गई तो मेरे शौहर का सपोर्ट और बच्चों का सपोर्ट। जब भी ये छोटे बच्चे होते थे, मैं सेमिनार के लिए जाती थी, मेरे हस्बैंड उनको रखते थे, तो ज़ाहिर है ये सपोर्ट ही है। सपोर्ट पैसा ही नहीं सब कुछ होता है, एक इस तरह की सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। बिल्कुल तक़वियत मिलती है इस तरह की सपोर्ट। अब ये कि वो कमरे में सो रहे हैं और मैं उसी कमरे में लाइट जला करके अपना काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, रात के 2 बज गए 3 बज गए, लेकिन वो कभी कुछ कहते नहीं थे कि क्यों मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ। और इस वक्त उनके चेहरे पे भी इसकी वजह से जो खुशी है वो भी, मतलब मुझसे ज़्यादा वो खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बग़ैर इस सपोर्ट के और बच्चों की बग़ैर सपोर्ट के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई भी कुछ नहीं कर सकता होगा।
बिल्कुल। अगर बात करें, आपने अलग अलग जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पे आपने पढ़ाई की, आपने कश्मीर जाके अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कितना मुश्किल भरा सफ़र रहा, और इन चीज़ों में फ़र्क आपने क्या देखा? आपने दिल्ली में भी पढ़ाई की, आपने कश्मीर में भी पढ़ाई की है, और आपने अलीगढ़ मुस्लिम अलग अलग जगहों पर आपने जाके पढ़ाई की। जी, मैंने बीए तक हाई स्कूल 12th तक मैंने अलीगढ़ में किया। फिर बीए में हम घूमने के लिए गए थे कश्मीर, मुझे बहुत पसंद आया, और वहाँ पर मेरी एक फ्रेंडशिप हो गई। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर वाले थे, उन्हीं के यहाँ हम लोग रहे भी थे। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं, तुम यहीं पर पढ़ने आ जाओ। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हमें वहाँ दाखिला, अब ये देखिए, ये सपोर्ट है फादर की, कि जब मैंने उस ख्वाहिश का इजहार किया कि जबकि जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं उस वक्त रही होंगी कि बीए के काबिल, तो मेरी उम्र कैसी रही होगी, और हमारे जो ख़ानदान है उसमें लड़कियों को बाहर भेज देना ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने मुझे भेजा वहाँ, और लेकिन मैं उनके घर रही, लेकिन मैंने अपनी तालीम बहरहाल उनसे अलग रह करके हासिल की। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे फादर की, मेरी मदर की, जो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। इसको मैं इस उम्र में नहीं, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, ये भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। ये मदर फादर की जो सपोर्ट है, ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं होती है। जब आपने ग्रेजुएशन किया था, उस वक्त के माशरे में और आज के माशरे में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बेटिया, ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, तो सब बिल्कुल ओपन है। क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं, और इस लिहाज से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? क्या अभी भी बच्चे, जिस वक्त आप थी, बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ाई में मशगूल रहते थे, क्या अभी भी वही चीज़ें नज़र आती हैं? क्या अभी भी वही पैशनेट जो है स्टूडेंट्स नज़र आते हैं आपको? देखिए, पहले जो मैंने तालीम हासिल की, तो मैंने बीए तक तो लड़कियों वाले कॉलेज में किए, तो उसमें जाहिर सी बात है को एजुकेशन नहीं था। अब जो को एजुकेशन का फ़र्क, और खाली अगर जहाँ खालिस लड़कियाँ पढ़ती हैं, और ख़ास तौर से मैंने बीए कश्मीर में किया, तो कश्मीर में तो पर्दे वगैरह का भी इतना रवाज थे, और मैं जिनके घर रहती थी वो मुफ्ती थे, तो उनके घर तो बहुत ज़्यादा रवाज था। मैं उस ज़माने में बुर्का ओढ़ती थी, और मैंने बुर्क़े में समझिए किया ये सब कुछ। एमए मैंने अलीगढ़ से किया, लेकिन प्राइवेट किया। अब एमफिल किया अलीगढ़ से, पीएचडी किया। अब जो बच्चे हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो उनके पहनावे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दूसरे रेस्पेक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टीचर्स की और आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट। लेकिन हाँ, उस ज़माने में इजी गोइंग लाइफ थी, अब बड़ी स्ट्रगल वाली है। अब चाहे आप इस बात को इस तरह से भी ले लीजिए कि मैं अब इस वक्त दिल्ली में रह रही हूँ, दिल्ली के फासले ही स्ट्रगल के लिए काफ़ी हैं। तो उसमें बच्चे जो मेहनत करते हैं, और जिस तरह से अपनी रुचि दिखाते हैं, जिस तरह से अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, वो ज़ाहिर है पहले के मुकाबले में मुझे ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। और फिर नई सोच है, नए तरीक़े हैं, एजुकेशन की नई नई राहें हैं, खुल गई हैं उनके लिए। तो उसमें, और पहले तो एक लकीर के फ़कीर हुआ करते थे कि ये सब्जेक्ट है, इसमें कर लो, ये हो जाओगे। अब ऐसा नहीं है, इसलिए उसमें दरवाजे खुल गए हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है सब कुछ। तो इसलिए बहरहाल मेहनत तो काफ़ी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। फ़ारसी लिटरेचर की बात करते हैं, आप फ़ारसी से आपका लगाव है, आप इसमें ही, मतलब जो पद्मश्री मिला है आपको, इतने अवार्ड्स मिले, इसमें नवाजा गया। फ़ारसी लिटरेचर के बारे में अगर हम थोड़ा तवील आपसे तफसीली वो चाहें जानकारी चाहें तो क्या? देखिए, फ़ारसी हिंदुस्तान में बहुत पुरानी क्लासिकल है, बहुत क्लासिकल लैंग्वेज कही जाती है। लेकिन मेन जो हम लोग आए तो मुग़लों के दौर से, हमारे पास जो सारी हिस्ट्री है वो मुग़लों के दौर की सारी हिस्ट्री हमारी पर्शियन में ही है। इसके बगैर तो आप हिंदुस्तान की तारीख़ को और हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते जब तक कि आप हिंदुस्तान की तारीख़ को फ़ारसी में नहीं पढ़ें। देखिए, मजबूर हुए थे अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए, तो वो मजबूर हुए कि फ़ारसी पढ़ें, और उन्होंने अपने यहाँ नोबल्स रखे, अपने टीचर्स रखे उन्होंने अपने को सिखाने के लिए। इस तरह से उन्होंने यहाँ, क्योंकि बग़ैर प्रीवियस तारीख़ समझे हुए आप आगे नहीं हुकूमत कर सकते, तो उन्होंने इस तरह, उन्होंने समझदार लोग थे वो, तो उन्होंने इस तरह से करके अपने को तैयार किया उसके लिए। ज़ाहिर है फ़ारसी ख़त्म नहीं हुई किसी सूरत से, लोगों का ख़्याल ये है कि फ़ारसी ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। फ़ारसी, हाँ, उसकी रौनक कम ज़रूर हो गई थी, उसके चाहने वाले कम ज़रूर हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन अब फिर दरवाज़े खुल गए हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग कभी उम्मीद रखते हैं कि ये जो ऑयल का इनका कॉन्टैक्ट है वो फ्लरिश हो जाए,
तो हमारे बच्चे उसमें काम करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। अभी यूजीसी ने जो एक प्रोजेक्ट रख दिया था कि एमफिल के बच्चों को और पीएचडी के बच्चों को स्कॉलरशिप वाला, तो उसकी वजह से बच्चों की एक भरमार हो गई, आने लगे बच्चे कि कम से कम इतने दिन तक हम कुछ करेंगे, इस 5-7 साल के अरसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। क्योंकि लड़कों के लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो वो गुजारा नहीं कर सकते। आजकल लड़कियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए, बगैर दोनों की सपोर्ट के घर नहीं चल सकता। तो हमारे यहाँ काफ़ी बच्चों की स्ट्रेंथ है, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। और लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त मौका बहरहाल मैं कह ही देती हूँ कि इससे आईएएस से फ़ारसी जो निकाली गई है वो अरबी के साथ, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये क्लासिकल पूरा लिटरेचर आप नहीं समझ सकते हो। छोड़ दिए लिटरेचर को, आप लिटरेचर को ना हाथ लगाइए, ठीक है लिटरेचर तो वही पढ़ेगा जो लिटरेरी होगा, लेकिन हिस्ट्री तो पूरी दुनिया पढ़ती है, पूरी दुनिया चाहेगी, तो वो नहीं समझेगा तो कैसे। अंग्रेज़ों ने ट्रांसलेशन ज़रूर किया लेकिन हर चीज़ को समझा नहीं उन्होंने। अब यहाँ पर जो हमारी ये हैं, मसलन आप चले जाइए कश्मीर में चले जाइए, जो जिस लिहाज से उसको तलफ़ुज़ किया जाता है वो सही नाम नहीं पढ़ सके, जगहों के नाम नहीं सही पढ़ सके। तो जब तक कि आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं, क्योंकि आप यहाँ रहते हो, आप समझते हो इस माहौल को, इस फिज़ा को, तो आप समझ के उसको बता सकते हो, न कि अंग्रेज़ों ने। उन्होंने इतना गलत ट्रांसलेशन किया है, इतने गलत नाम दिए हैं, अब उसको आप सही करते घूमिए। तो इसमें ज़रूरी है ना कि हमें पढ़ना चाहिए। फारसी के लिए जो मोहब्बत है वो दिख रही है, जो फिक्र है वो भी नज़र आ रही है। फारसी को अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो मजबूती देने के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं आप? अगर आपने कितनी किताबें लिखी हैं, आर्टिकल लिखे, किस तरह से मजबूती मिलती नज़र आ रही है? मैं ख़ुद भी काम करती हूँ, मेरी तकरीबन 28 किताबें तो शायद मैंने 22 शाये हो चुकी हैं, 2 मेरे पास हैं जो कंपोज हो चुकी हैं, 4 हैं प्रेस में, और 4 किताबें मेरे पास ऐसी हैं जो मैं तैयार किए हुए हैं, रखी हुई हैं। और जाहिर सी बात है, आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग के पास मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अपने पैसे हैं तो उसमें से कितना सर्फ करेंगे कितना नहीं। इसमें मैंने ज़्यादा पैसे सर्फ किए हैं अपने, लोग कहते थे, घर वाले भी कहते थे कि तुम इतना पैसा सर्फ कर देती हो, तो मुझे शौक़ है, ये शौक़, यही शौक़ मैं अपने बच्चों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें भी पैदा करना चाहती हूँ। और मैं उनको हमेशा ये कहती थी, मेरे डिपार्टमेंट में बच्चे मतलब बहुत याद करते हैं कि मैडम आप तो मार मार के हमको पेपर लिखवाती थी, सेमिनारों में भेजती थी। तो यही तो ज़िंदगी है। मैं उनसे ये कहती हूँ कि जब आप एमए में आए, इसका मतलब यह इंडिविजुअल आपने एक सब्जेक्ट चुन लिया, जब चुनने के बाद अब यही आपकी रोज़ी रोटी, ओढ़ना बिछौना सब कुछ है, इसी में आपको करना है, इसी में आगे बढ़ना है। तो ये इसके बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। नहीं, वो जो असासा आपके वालिद ने आपको दिया था, वो असासा आपने किसे दिया? जो असासा देखिए, वो असासा मेरे फादर ने, मेरे वालिद ने मुझ में ट्रांसफ़र किया और अपनी एक बेटी को और पढ़ाया उन्होंने। मतलब वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, रिटायर हुई और डीन रही। वो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, वो ज़्यादा उनको शौक़ है। और मैंने देखिए, उन्होंने अपनी 2 बेटियों को पढ़ा करके एक आगे की जनरेशन तैयार कर ली। मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकी। मैंने अपने 2 बच्चे हैं मेरे, तो मैंने उनसे कहा भी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मम्मा आप करते रहो, ये वो होते हैं। लेकिन अब मैंने अपने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं और मेरा ये उनसे मैंने अपनी सारी किताबें के 3 हिस्सा जो है डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी को हदिया यानी तोहफे में दे दिया है। और जो बाकी हैं जो इस वक्त इमीडिएट में काम करती हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मैं तो मरते दम तक काम, अगर मेरे हाथ पे चलते रहे तो मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो उसमें यह है कि वहाँ मैंने डिपार्टमेंट में लोगों को ये कह दिया है कि तुम तीसरे दिन गाड़ी लेके आ जाना मेरे घर, और वो सारी किताबें, मेरा जो मेज़ पे करता हुआ काम भी हो उस वक्त का, वो भी तो आप लोग ले जाना और उसको किसी तरह से, जिस तरह से आप लोग चाहो, बच्चों के काम आना चाहिए। हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी मुहैया नहीं करा सकता। तो ठीक है, मेरे तवस्सुस से अगर कोई चीज़, अब ज़ाहिर चीज़ में किताबें आती हैं, तो वो किताबें अगर बच्चों को मिल जाती हैं, तो रेयर किताबें होती हैं, मैनस्क्रिप्ट्स होते हैं, तो वो ज़ाहिर है आगे उन बच्चों के काम आएगा। हिंदुस्तान में फ़ारसी का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? ज़ाहिर है मैं तो कहूँगी हिंदुस्तान में फ़ारसी का मुस्तकबिल काफ़ी रोशन है, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल रोशन हुआ तो मुझे मालूम, मैं ये ज़रूर सोचूंगी और मैं ये कोशिश भी करूँगी और करती रहूँगी
कि बच्चों का मुस्तकबिल उससे रोशन रहेगा तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल रोशन रहेगा। आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे, कल्चरल रिलेशन अच्छे होंगे तो आना जाना लोगों का पढ़ने की गरज से और बिज़नेस की गरज से, और ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो पाइपलाइन अगर आ गई तो फिर वाह क्या कहने उसकी, तो इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी आपने एक स्टोरी शेयर की थी कि जब आप बीमार थी और उस वक्त आप अपने जो जितने भी राइटअप्स हैं उससे बहुत जुड़ी हुई थी, उसके बारे में कुछ हमारे जो दर्शक हैं मैं 92 में मेरी तबीयत ख़राब हुई, बल्कि मैं उस वक्त इमाम ख़ुमैनी साहब की 3री बरसी में शामिल होने के लिए ईरान गई थी। वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हुई तो वहाँ काफ़ी कोशिश वगैरह की गई तो फिर डिटेक्ट हुआ कि मेरे ट्यूमर है। तो खैर वहाँ से पहले तो ये हुआ कि वहीं पर ऑपरेशन हो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर इनकी फैमिली नहीं है, एक आदमी आ सकता है। वहाँ घर वाले बहुत मुश्किल था उस वक्त। उसमें मेरी एक दोस्त ने बहुत साथ दिया, वो मेरे साथ वहाँ पर रुक गई, बाकी हमारा ग्रुप वापस आ गया। एक मेरी दोस्त थी, बिल्किस के नाम था उनका, तो वो मेरे साथ रुकी वहाँ पे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनको हिंदुस्तान किसी तरह से इस लेवल पे हो जाए तो ये हिंदुस्तान इनको भेज दिया जाए। यहाँ ज़ाहिर है उस ज़माने में आज से 22 साल पहले तो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ समझी जाती थी, तो ओपन सर्जरी होती थी। तो यहाँ आए, डॉक्टरों से टाइम ले लिया था एम्स में, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी इतनी कि इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं उस मौके वो दूसरे दिन फ़ौरन पहुँच जाती। तो 4-5 दिन के बाद फिर डॉक्टर से टाइम लिया। बहरहाल कुछ मेरी किस्मत ने और शायद फ़ारसी ने और शायद फ़ारसी से मेरी मोहब्बत ने मुझे इस काबिल कर दिया कि जल्दी से डॉक्टर मिल गए, जल्दी से ये हो गया, मेरा ऑपरेशन भी हो गया, मैं सही भी होगी। जब मैं एडमिट वहाँ से आने के 1 हफ़्ते के बाद, 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था, 5 दिन मुझे ऑपरेशन से पहले रखा था। तो जब मैं गई वहाँ पर एडमिट हो गई, फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं एक काम करूँ, और लोगों से सुना कि ये इतना ख़तरनाक होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरी फ़लाँ चीज़ है कि मैं वहाँ लिख रही थी, उसको आप ले आइए और मैं थोड़ा उसको काम करना चाहती हूँ। तो मैंने 5 दिन बिस्तर पे ही बैठ के उसको फेयर किया, सब चीज़ें सही की, उसको एक किताबी शक्ल दी। और मैंने अपनी स्टूडेंट्स से कहा कि देखो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये तुम अपने यहाँ ले आना और तुम इसको छाया करा देना ताकि ये बच्चों के हाथ में पहुँच जाए। और वो असल में खुजंद का नाम सुना होगा आपने, तो वो खुजंद के जो फजला थे उन पर आज तक अब भी काम नहीं हुआ है। तो वो 16 फजला ऐसे थे जो यानी गुमनाम से थे, उनको मैंने हाईलाइट किया था, उन पर किताब लिखी थी। वो किताब जो है मेरी, वो पर्शियन उर्दू मिक्स है वो, लेकिन वो खुजंद वालों ने सराइकी में उसको ट्रांसलेट किया उन्होंने, और तो उनके पास अपने यहाँ के लिटरेचर के लिए वही एक चीज़ मौजूद है सिर्फ किताब की शक्ल में। तो और उस वक्त बस यही था कि अगर मैं ज़िंदा बच गई, हाँ बस ये तो खुदा कोई एक ज़रिया बना देता, वरना तो कोई ना कोई तो। आपके काम पे रोशनी डालना चाहेंगे? आपने इतनी सारे आर्टिकल्स लिखे, इतने सारे बुक्स लिखे हैं और माशाल्लाह आपको इतने अवार्ड से नवाजा गया है, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, जब मैंने शुरुआत की लिखने की तो मैं उस वक्त MA मैं कंप्लीट कर चुकी थी, तो मैंने 4-5 मकाले लिखे। उस ज़माने में भी स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी होता था, जैसे आजकल नया सिस्टम आ गया है कि पॉइंट्स, तो उस ज़माने में भी पॉइंट्स होते थे, तो उसकी वजह से मुझे UG से स्कॉलरशिप मिल गया था। तो मुझे सबसे पहले जूनियर फेलोशिप मिला जब मैं MPhil में थी, उसके बाद फिर उसी का सीनियर फेलोशिप मिला। फिर मैं कुछ दिन के लिए मैं लेक्चरर हुई, फिर मैंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप जो DLIT के लिए होता है उसको UGC ने मुझे दिया। उसके बाद फिर मैं लेक्चरर हुई, फिर मैंने रिसर्च साइंटिस्ट A UGC ने फिर मुझे अवार्ड किया। फिर उसके बाद मुझे कैरियर अवार्ड जो तमाम डिसिप्लिन में सिर्फ 25 होते हैं, वो मैं खुशनसीब उनमें से एक हूँ कि जो मुझे वो मिला था। मुझे ईरान ने भी 2 बार अवार्ड दिए, कोर्स करने के लिए ही अवार्ड दिए गए। मेरा पेपर उनको पसंद आया तो 6 महीने का उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया कि आप जा कर के वहाँ पर 6 महीने रहें और कुछ काम करें अपना। फिर एक दूसरी बार भी मैं 1.5 महीने के लिए गई। उसके बाद फिर उसके बाद जो है ये मिले मुझे, अलबिरूनी है, गालिब अवार्ड है, ये प्रेसिडेंट अवार्ड है, इसके अलावा मोहम्मद अली जौहर अवार्ड है, सर सैयद अवार्ड है, और फिर ये हमारा आज का
पद्मश्री। लेकिन रेहाना जी, ये कोई मतलब पहला मौका नहीं है, इससे पहले आपके वालिद को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। मुझसे तो कम से कम 5 गुना ज़्यादा, उनको कम से कम 20 अवार्ड मिले हैं। देखिए, उनको मीर अवार्ड है, वो हाफिज़ हैं, खुसरो है और गालिब है, और ईरान से उनको वो सबसे बड़ा अवार्ड मिला था महमूद अफशार अवार्ड, जो ईरान से बाहर ये पहले शख्स थे जिनको ये अवार्ड मिला था, और शायद इस साल किसी को मिला है। यानी ये तो कम से कम 20-25 साल की आपकी दरगाह जो थी वो आपके घर में ही मौजूद थी? मेरे घर में। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे घर से यही वजह थी कि मैं ज़्यादा यानी जल्दी मैं सब चीज़ें सीखती रही। वरना तो फिर जाहिर सी बात है, आप मेंटर ढूंढिए, उसके बाद फिर आपकी परवरिश हो। मेरे मेंटर मेरे घर में थे और बहुत अच्छी तरह उन्होंने मेरी देख रेख की, परवरिश की। जाहिर है मेरे वालिद थे तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं था। अपने घर के बारे में और कुछ बताइए, आपके जो घर में हैं वो लोग किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, आपके हस्बैंड किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपने बताया। किस तरह से आपको कैसा महसूस होता है? ज़ाहिर है मैं इन लोगों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मालूम है ना कि दिन के 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में या तो आप अपने सर्विस में लगा लें, अपने बच्चों के साथ लगा लें, हस्बैंड के साथ लगा लें, या घर के और लोग हों उनके साथ लगा लें, या उनमें से कटेल करके आप अपने पढ़ने में लगा लें। तो घंटे नहीं बदलते, टाइम नहीं बदल जाता, लेकिन लोगों में से निकालना पड़ता है वो पढ़ने के लिए। अब ये सोचिए, अगर मैं 12 घंटे पढ़ती हूँ या 14 घंटे पढ़ती हूँ, तो उस 12 घंटों को मैं किस में से लेती हूँ? अपने हस्बैंड के घंटों में से लेती हूँ, अपने बच्चों में से लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी देख रेख नहीं की, बच्चों को अच्छे से नहीं परवरिश की। मेरा बेटा उसने MBA किया है और वो अब तो फ़िलहाल अपनी बिज़नेस कर रहा है, और मेरी बेटी ने सोशल वर्क में MA किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और अच्छा, खुदा का शुक्र है कि हमने उनको तालीम के लिए किसी मैदान में कम नहीं रखा। वो हाउसवाइफ है, और तो मेरी बहू जो है वो भी MBA किए हुए है, वो फाइनेंस में। तो रेहाना जी, स्टूडेंट से आपकी और मोहब्बत जो है वो आपकी हम देख चुके हैं किस तरह से अपने स्टूडेंट से आपकी मोहब्बत है। आने वाले जो फ़ारसी के स्टूडेंट, जो पर्शियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से आपके वालिद आपके लिए इंस्पिरेशन है, उस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। हाँ, मैं उनको हमेशा ये कहती रहती हूँ कि देखो, ज़िंदगी में हर मोड़ पे चैलेंजेस आते हैं, तो उनको हमेशा पॉजिटिव लो, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और जब पॉजिटिव लोगे, उसको कबूल करोगे, तो आगे तरक्की की राहें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। ये ज़रूरी है। और कितना ही ज़रूरी तुम्हें काम हो, अपना पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। एक मुकर्रर कर लो, मैं हर रोज़ 2 घंटे पढ़ूँगी। तो आप चाहे कहीं जा रहे हो, बाहर से आए हो, थके हुए हो, कहीं बाहर गए हो, अपना काम साथ ले जाओ, वहाँ पर करो। वो 2 घंटे तुम्हारे मिस नहीं होने चाहिए। वो उससे आप अपने लिए, एक तो आप में डिसिप्लिन आएगा, और दूसरी बात ये है कि आप तरक्की करोगे। एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल, वालिद की दरगाह से पद्मश्री पहुंचने तक के सफ़र को कुछ अल्फाजों में बताएं। बस मेरे वालिद साहब, ज़ाहिर है उसको मुझसे शायद उम्मीदें नहीं होंगी, तो इस तरह से वो मेरी तरफ तवज्जो करते थे, और मैं ये चाहती थी कि उनको मैं खुश रख सकूँ। खुश, अब आज वो दुनिया में नहीं है। जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था, उस वक्त भी मुझे उनके 1 साल के बाद मिला था, तो मुझसे पूछा करते थे, क्योंकि कभी की मुझे सर्विस देर में मिली थी, तो मैं काफ़ी, जब मैं ऐसे होती थी तो कहते थे कि जब तुम क्यों मायूस होती हो, और तो खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है। फिर जब मुझे सर्विस मिल गई, फिर मुझे अवार्ड्स मिलने लगे, ये वो, तो वो कहते थे, हर बार ये पूछते थे, तुम अब तो खुश हो, अब तो तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने फ़ारसी क्यों पढ़ी? क्योंकि मैं ये कहा करती थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं एजुकेशन से मेहनत बहुत करती थी, तो मैं वो कहती थी, जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो मैं अगर किसी और सब्जेक्ट में होती तो मालूम नहीं कहाँ होती। तो वो बार बार कहा पूछा करते थे, अब तो तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा है, अब तो तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा है इसमें आने का। आज मुझे वाकई लगता है कि अगर मैं किसी और सब्जेक्ट में होती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। आपके वालिद की दुआएं हैं, और ये जो आपके पूरे घर वालों का सपोर्ट है, यही वजह है कि जिस वक्त आप पद्मश्री तक पहुँचे। और जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत एक बहुत बड़ी चीज़ है।